बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में खुशबू अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन खुशबू को कभी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं था। वह बिल्कुल सीधी और सरल लड़की थी और अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक खुशबू के इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाती है। अचानक खुशबू की माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाती। एक दिन खुशबू की माँ खुशबू और अपने पति से कहती हैं, आपने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया। मेरे जाने के बाद खुशबू अकेली रह जाएगी, उसे माँ की कमी महसूस होगी। आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना, ताकि मेरी बेटी को ममता की कमी कभी महसूस ना हो। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। आप ही मेरी देखभाल करेंगी। देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप चिंता न करो, हम तीनों एक साथ बहुत जल्दी हंसी खुशी रहेंगे, जैसे पहले रहते थे। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। खुशबू अपनी माँ से ऐसा कह ही रही थी, लेकिन खुशबू की माँ दोनों को अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। खुशबू और उसके पिता दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं और कुछ समय बाद खुशबू की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। माँ के चले जाने के बाद खुशबू बिल्कुल अकेली रह जाती है। ना तो वो खाना खाती है और ना ठीक तरह से सो पाती है, और खुशबू बाहर खेलने भी नहीं जाती, बिल्कुल उदास हो जाती है। खुशबू की यह हालत देखकर एक दिन खुशबू के पिता राम प्रकाश विनीता नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं। विनीता की भी अपनी एक बेटी थी, संजना। खुशबू अपनी नई माँ और एक बहन से मिलकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा करती है और उनसे कहती है, पिताजी, आपने दूसरी शादी क्यों की? आपको नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, सौतेली माँ और सौतेली बहन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मेरे स्कूल में सभी बच्चे ऐसा ही कहते हैं। आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती। तुम्हारी माँ की भी तो आखिरी ख्वाहिश यही थी, तुम्हें कभी ममता की कमी महसूस ना हो। बस मैंने यही सोचकर दूसरी शादी कर ली। तुम भी तो बहुत उदास रहती थी। अब देखो, तुम्हें एक नई माँ और एक बड़ी बहन मिल गई। इनके साथ तुम मिलकर हंसी खुशी रहना। और खुशबू बेटा, तुम्हें तो पता ही है मुझे काम के सिलसिले से बाहर रहना पड़ता है, तो तुम्हारी देखभाल कौन करता? अजी, आप टेंशन मत लो, मैं खुशबू का बिल्कुल संजना की तरह ही ख्याल रखूंगी। और खुशबू अभी मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर रही। तुम देखना, मैं इसे इतना प्यार दूंगी कि अपनी सगी माँ को भी भूल जाएगी। आपको काम के सिलसिले से बाहर जाना था ना, तो आप बेफिक्र होकर चले जाइए। विनीता की मीठी मीठी बातें सुनकर राम प्रकाश को भी उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। उसे अपने फैसले पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता और वह खुशबू की सारी जिम्मेदारी देकर काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है। राम प्रकाश के बाहर जाते ही विनीता और उसकी बेटी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती हैं। एक दिन खुशबू अपने रूम में सो रही थी, तभी विनीता उसके रूम में जाती है और खुशबू के एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, क्यों महारानी, अभी तक सो रही है? कितना समय हो रहा है? मुझे और मेरी बेटी को बहुत तेज भूख लगी है। नाश्ता कौन बनाएगा? तेरी मरी हुई माँ। चल जल्दी से उठ और हम दोनों माँ बेटी के लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बना। मनहूस 24 घंटे सोती रहती है। मगर माँ, मैं नाश्ता कैसे बना सकती हूँ? मैं तो अभी कितनी छोटी हूँ, मुझे किचन का काम करना नहीं आता। आप नाश्ता बना लीजिए, और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मैं यहाँ तेरी नौकरानी बनकर नहीं आई। मैंने तो सिर्फ तेरे बाप से इसलिए शादी की थी क्योंकि उसके पास बहुत सारी धन दौलत है। मैं और मेरी बेटी दोनों इस घर में ऐश करेंगे, वरना तेरे बुढ़े बाप से मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं था। चल अब चुपचाप जल्दी से नाश्ता बना। और हाँ मम्मी, इसे आप ये भी बता दीजिए कि इस घर में सिर्फ नौकरानी का काम करने ही आएगी, और कुछ नहीं है इसका इस घर में। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। आज से तो इस बड़े घर में सिर्फ नौकरानी की तरह काम करने ही आएगी। आज से तो गौशाला में रहेगी और अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनेगी। मैंने तेरे कपड़े बाहर निकाल कर रख दिए हैं, तो वही फटे पुराने कपड़े पहनेगी। चल अब यहाँ से। अब मैं तुझे बताऊंगी कि सौतेली माँ कैसी होती हैं। अपने बाप के सामने तो बड़ी जुबान चला रही थी। तेरा बाप नहीं आएगा 6 महीने तक भी। अब मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी, नर्क।
ऐसा कहकर विनीता खुशबू की और पिटाई करती है। खुशबू संजना और विनीता का यह व्यवहार देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। बेचारी खुशबू को कोई काम करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी खुशबू अपनी सौतेली माँ से डरकर किचन में काम करने चली जाती है। खुशबू रोते रोते चाय और टोस्ट ही बना पाती है और उसके बाद पूरे घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। काम करते करते रात हो जाती है तो खुशबू अपनी सौतेली माँ से खाना लेने जाती है। माँ, आपने मुझसे जो भी काम करने के लिए कहा था मैंने सब काम कर दिया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ काम ही कर रही हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मम्मी, आपने जो कल की कुत्ते की झूठी रोटियां रखी थी आप इसे वही खाने के लिए दे दीजिए। इसकी वही औकात है। हमने तो पिज्जा और बर्गर मंगाकर खा लिया है और ये कुत्ते की झूठी रोटियां खाएगी। हाँ हाँ संजना बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसे कुत्ते की झूठी रोटियां ही मिलनी चाहिए। इसकी यही औकात है। चल मनहूस, मैंने तेरी प्लेट में कुत्ते की झूठी रोटियां चटनी के साथ रख दी हैं, तो उन्हें ही खा ले। तू भी क्या याद रखेगी कि सौतेली माँ कितनी अच्छी होती हैं। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत हंसती हैं और खुशबू के सामने ही पिज्जा और बर्गर खाती रहती हैं और बेचारी को देती हैं कल की कुत्ते की झूठी रोटियां। खुशबू अपने रूम में आकर वह रोटियां देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है और अपनी माँ को भी बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको नहीं जाना चाहिए था। पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया दूसरी शादी कर। सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। सभी बच्चे सही कहते थे। देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। मैं तो आईने में अपने आप को पहचान भी नहीं सकती कि मैं वही आपकी शहजादी बेटी हूँ। मेरा नौकरानी से भी बदतर हाल कर दिया। मुझे कल की कुत्ते की छोटी रोटी खाने के लिए दी। क्या मेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसा कहकर खुशबू बहुत रोती है और कुत्ते की झूठी रोटियां देखते ही देखते सो जाती है, लेकिन रोटियां नहीं खाती। अब खुशबू के साथ रोज ऐसा ही व्यवहार होने लगा। एक दिन संजना खुशबू से कहती है, सुन नौकरानी, जंगल के बाहर जो मेहंदी का पेड़ लगा है, मुझे उस पेड़ की मेहंदी चाहिए। चल जल्दी से मेरे लिए मेहंदी की टहनियां तोड़ कर लेकर आ। मगर संजना दीदी, वह रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया है और वहाँ पर तो बहुत ज्यादा कांटे मिलते हैं। मैं नंगे पैर कांटों पर कैसे चल सकती हूँ? मैं वहाँ नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दो। और मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं इतनी दूर चल सकूं। मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। संजना दीदी, आप तो मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो। माँ को तो मेरे ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं आता। वह कुत्ते की झूठी रोटी खाने के लिए देती हैं। आखिर कब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा? अगर तू खाना खाना चाहती है तो तुझे मेरे लिए वह मेहंदी लेकर आनी होगी। उसके बाद मैं तुझे ताज़ी ताज़ी रोटी खाने के लिए दे सकती हूँ। संजना की यह बातें सुनकर खुशबू खुश हो जाती है, क्योंकि खुशबू ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था और संजना मेहंदी के बदले उसे खाना देने के लिए कहती है। इसलिए वह कांटे वाले रास्ते पर भी नंगे पैर चलने के लिए तैयार हो जाती है। खुशबू उस खतरनाक रास्ते पर नंगे पैर चली जाती है। उसके पैर में बहुत ज्यादा कांटे चुभते हैं, बहुत खून भी निकलता है, लेकिन वह सब सहन करती है। खुशबू उस पेड़ के पास बहुत मुश्किल से पहुंच जाती है और उस मेहंदी के पेड़ से टहनियां तोड़कर लेकर आ रही थी, लेकिन तभी वह मेहंदी की टहनियां नदी के अंदर गिर जाती हैं। यह सब देखकर खुशबू बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी और ये मेहंदी की टहनियां लेकर जा रही थी और ये सब नदी में गिर गई। ये मेरे साथ क्या हो गया? ऐसा कहकर खुशबू नदी के पास बैठकर बहुत रो रही थी। तभी खुशबू की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रही थी। उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तभी खुशबू उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए उनके पास जाती है। तभी वह बूढ़ी औरत खुशबू से कहती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो। मैं इतनी देर से यह लकड़ी अपने सर पर रखकर चले ही जा रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद के लिए नहीं कहा। तुम्हारे पैर से कितना खून निकल रहा है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए कह रही हो। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, और ये रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम नंगे पैर क्या कर रही हो? उस बूढ़ी औरत के इतना कहते ही खुशबू और ज्यादा रोने लगती है और उन्हें अपनी आप बीती बताती है। खुशबू की आप बीती सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी वह खुशबू से कहती हैं,
बेटा तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें जादू सोने के सैंडल देती हूँ। मेरे पास बहुत समय से रखे हैं। तुम जादू सोने के सैंडल से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बची रहोगी। जादू सोने के सैंडल पहनते ही तुम्हारे पैर के जख्म भी ठीक हो जाएंगे और तुम उससे जो भी काम करवाना चाहो तुम करवा सकती हो। और तुम जादू सोने के सैंडल से कुछ भी मांग सकती हो, तुम्हें हमेशा उससे मिलता रहेगा बेटा। इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत खुशबू को जादुई सोने के सैंडल दे देती हैं, जिन्हें पहनते ही खुशबू के पैरों के जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और खुशबू उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर और जादुई सोने के सैंडल से मेहंदी की टहनियां लेकर घर वापस आ जाती है। तभी संजना खुशबू से कहती है, सुन नौकरानी, तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुझे आज भी खाना नहीं दूंगी। मैं तो सिर्फ तुझसे मेहंदी मंगवाने के लिए ये सब कह रही थी। खुशबू संजना की चुपचाप सारी बातें सुनती रहती है, क्योंकि उसके पास जादुई सोने की सैंडल थी। वह उनकी मदद से खाना लेकर खा सकती थी। खुशबू चुपचाप वहां से आ जाती है और जादुई सोने की सैंडल से खाना लेकर पेट भरकर बहुत दिन बाद खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। खुशबू अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से बची रही थी, सिर्फ जादुई सोने की सैंडल की मदद से। एक दिन विनीता संजना से कहती है, संजना बेटा, हम इस खुशबू की बच्ची के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर तो जरा भी असर नहीं हो रहा। कितना सारा काम कराते हैं, एक हफ्ते में सिर्फ एक ही रोटी देते हैं। इस तरह से तो आम इंसान मर जाता है, लेकिन ये तो जिंदा है और बिल्कुल अच्छी खासी है। इसकी सुंदरता में भी थोड़ी भी कमी नहीं आई। लगता है बेटा कुछ गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर विनीता अपनी बेटी के साथ खुशबू के ऊपर नजर रखने लगती है। और एक दिन विनीता को पता चल जाता है कि खुशबू के पास जादुई सोने के सैंडल हैं, जिनकी मदद से वह उसके अत्याचार से बच रही है। विनीता खुशबू के पास जाती है और खुशबू से कहती है, मनहूस, चुपचाप जादुई सोने के सैंडल मुझे दे दे। अगर तूने मुझे नहीं दी तो मैं तुझे अभी जान से मार दूंगी, और तू मुझे अच्छी तरह से जानती है। विनीता की यह बातें सुनकर खुशबू डर जाती है और वह जादुई सोने की सैंडल विनीता को दे देती है। और विनीता वह जादुई सोने की सैंडल अपनी बेटी को दे देती है। जैसे ही संजना वह जादुई सोने की सैंडल पहनती है तो वह डांस करना शुरू कर देती है और डांस करते करते पूरी तरह पागल सी हो जाती है। वह रुकने की कोशिश करती है, लेकिन संजना रुक ही नहीं पाती। तभी विनीता खुशबू से कहती है, मनहूस, मेरी बेटी डांस क्यों करे जा रही है? उसके पैर तो रुक ही नहीं रहे। इस तरह से तो मेरी बेटी पूरी तरह पागल हो जाएगी। तभी जादुई सोने की सैंडल से आवाज आती है, विनीता, अब तुम्हारी बेटी कभी नहीं रुक पाएगी। ये हमेशा ऐसे ही डांस करती रहेगी और एक दिन पूरी तरह पागल हो जाएगी। तुमने बेचारी खुशबू के ऊपर बहुत अत्याचार किया है ना, तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए, और तुम्हें मिल भी गई तुम्हारी बेटी के रूप में। अब तुम हमेशा अपनी बेटी को डांस करते ही देखती रहना और एक दिन तुम भी पागल हो जाना। जादुई सोने की सैंडल, मेरे साथ मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया, लेकिन कभी मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से इन्हें इतनी बड़ी सजा मिले। जादुई सोने की सैंडल, कृपया कर आप रुक जाओ। खुशबू की यह अच्छाई देखकर विनीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह खुशबू से माफी मांगती है। खुशबू से विनीता जैसे ही माफी मांगती है तो जादुई सोने की सैंडल भी रुक जाती हैं और संजना भी खुशबू से माफी मांगती है। खुशबू अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को माफ कर देती है और अब खुशबू अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जादुई सोने की सैंडल की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन जूही के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी सिमरन के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। उससे घर का सारा काम कराती और अगर कुछ काम गलत हो जाता तो उसकी सौतेली माँ सिमरन की बहुत पिटाई भी किया करती थी। कामिनी जूही को पूरी आजादी दिया करती थी। वह अपने दोस्तों के साथ चाहे कितनी रात तक पार्टी करे, कितने भी पैसे उड़ाए, लेकिन कामिनी कभी एक शब्द जूही को नहीं कहती थी। और सिमरन ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी। एक दिन सिमरन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, सर्दी आ चुकी है। इस स्टोर रूम में मुझे बहुत ठंड लगती है। अगर मुझे कंबल या रजाई मिल जाए तो मेरी ठंड कुछ कम हो जाएगी। पूरी रात मैं ठंड से कांपती रहती हूँ। लकड़ी जलाकर अपनी सर्दी कम कर लिया कर। मनहूस, बचपन में ही अपनी माँ को खा गई और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अपने पिता को खा गई। तो जैसी मनहूस लड़कियों को कुछ नहीं मिलता।
मैंने अपने घर में सिर्फ तुझे इसलिए बर्दाश्त करके रखा है कि मुझे और मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर किसी नौकरानी को रखूंगी तो 2 पैसे बाहर जाएंगे। मैंने तुझे कल गेहूं पीसने के लिए दिए थे, आटा कहाँ है? महारानी को रजाई चाहिए। माँ, गेहूं नहीं पीसे, आज रात को पीस दूंगी। कल जूही दीदी ने अपने रूम को साफ कराया था, अपनी अलमारी साफ कराई थी, तो सारा समय वहीं लग गया। आज सभी गेहूं पीस दूंगी, सुबह तक आपको आटा मिल जाएगा। हाँ, सुबह तक आटा मिल जाना चाहिए, वरना तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तेरी कितनी पिटाई करूंगी। ऐसा कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और सिमरन झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना सब काम करके अपने स्टोर रूम में अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती है और गार्डन से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर उसी के सामने बैठकर खाना खाती है। और कुछ समय बाद आग के सामने बैठकर ही सारे गेहूं चक्की पर पीसती है। गेहूं पीसते पीसते सिमरन के हाथ में छाले निकल आते हैं और सिमरन चक्की के पास बैठी बैठी ही सो जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। तभी जूही बहुत गुस्से में सिमरन के पास आती है और उससे कहती है, क्यों नौकरानी, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? माँ ने तुझे कितनी बार कहा है कि तुझे सुबह को 5 बजे उठना है, 8 बजे नहीं। मम्मी और मुझे कितनी भूख लगी है, तुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। और हाँ, ये रहा मेरा सुंदर लहंगा, इस पर इस्त्री भी कर देना और उसके बाद तुझे मेरे मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करना है। मेरा मुंह क्या देख रही है, चल काम पर लग जा। जूही दीदी, मैंने पूरी रात गेहूं पीसे हैं जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले निकल आए। अगर मैं दवाई लगाकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो उसके बाद मैं आपके लहंगे पर इस्त्री भी कर दूंगी और आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूंगी। लेकिन दीदी, नाश्ता आप खुद बना लो। क्या कहा? नाश्ता और मैं बना लूं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं घर की शहजादी हूँ और शहजादियाँ कभी काम नहीं क्या करती। तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप हमारा नाश्ता तैयार कर और उसके बाद जो काम दिया है उसे खत्म कर। आई बड़ी आराम करने वाली, चल यहाँ से। जूही को जरा भी सिमरन के ऊपर दया नहीं आती और वह सिमरन को काम बताकर चली जाती है और सिमरन नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी सिमरन करती भी तो क्या करती, उसकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। सिमरन पहले तो नाश्ता तैयार करती है, उसके बाद दोनों माँ बेटियों को नाश्ता देती है और नाश्ता देने के बाद जूही के लहंगे पर इस्त्री करने चली जाती है। इस्त्री करते समय सिमरन गहरी सोच में चली जाती है। अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सह रही होती। मुझसे घर का कितना ज्यादा काम करवाया जाता है, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे इतने दर्द में भी काम करा रही हैं। काश मैं भी अपने माता पिता के पास चली जाऊं तो अच्छा रहेगा। सिमरन ऐसा सोचकर रो रही थी। तभी सिमरन को किसी चीज के जलने की बू आती है। जैसे ही सिमरन लहंगे की तरफ देखती है तो पूरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका था। ये देखकर सिमरन घबरा जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था इस लहंगे की उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। अगर इसके बारे में जूही दीदी और माँ को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी, कहीं मुझे जान से ही ना मार दें। ऐसा कहकर सिमरन बहुत घबरा रही थी। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और अपने लहंगे को जला देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सिमरन के एक जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। मम्मी, मम्मी, जल्दी से यहाँ आओ। देखो, इस नौकरानी ने मेरा कितना सुंदर लहंगा जला दिया। इस नौकरानी की पहले ही मेरे इस लहंगे पर नजर थी और इसने जानबूझकर मेरा लहंगा जला दिया। मम्मी जी, जल्दी से यहाँ आओ। जूही की आवाज सुनकर कामिनी भागकर आती है। तभी जूही कामिनी को सब बताती है किस तरह से सिमरन ने उसका कीमती लहंगा जला दिया। तभी कामिनी इस्त्री उठाकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। तभी सिमरन रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, ये आपने क्या कर दिया? मुझे कितनी जलन हो रही है। आपने मेरा हाथ जला दिया। पहले ही मेरे हाथ में छाले निकल रहे थे और आपने इस्त्री लगा दी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये लहंगा मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। आप दोनों मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों करती हो? मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही।
मैंने कभी तुझे अपनी बेटी नहीं समझा। तू नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। पहले ही मेरी बेटी का इतना सुंदर लहंगा जला दिया, अब तुझे 1 हफ्ते तक अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा, तब तुझे पता चलेगा कि नुकसान करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, मनहूस। ऐसा कहकर जूही और कामिनी वहां से चली जाती हैं और बेचारी सिमरन रोते हुए अपने जले हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उस पर टूथपेस्ट लगाती है और उसके बाद अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में राजमहल द्वारा अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो गाँव वासियों, राजमहल की रानी अपने बेटे की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए वह बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही हैं। इस गांव की सभी सुंदर लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर इस पार्टी में आएंगी। रानी को जो भी सुंदर लड़की अपने बेटे के योग्य लगेगी वह उससे राजकुमार की शादी कराएंगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और गांव की सभी लड़कियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीद कर लेकर आती है और अपनी माँ को दिखाती है। मम्मी, आपको पता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ। राजकुमार की शादी तो मुझसे ही होगी। देखिए मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा पहनकर तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। और हाँ मम्मी, इस सिमरन की बच्ची से इस लहंगे को दूर ही रखना, कहीं पहले की तरह इस लहंगे को भी न जला दे। हाँ मेरी बच्ची, इस सुंदर लहंगे को मैं उस मनहूस से दूर ही रखूंगी। और मेरी प्यारी बच्ची, इसमें कोई शक ही नहीं है, राजकुमार से शादी तो तुमसे ही होगी। मेरी शहजादी बिटिया बहुत जल्द एक राजकुमारी बनने वाली है। मेरी बेटी राज करेगी, राज। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जूही अपने लहंगे को अपने रूम में रखने चली जाती है। यह बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख होता है। गांव की सभी सुंदर लड़कियां लहंगे पहनकर राजमहल में जाएंगी और वह नहीं जा पाएगी। यह सोचकर सिमरन अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, आप हमेशा कहती थी कि मेरी शादी एक राजकुमार से होगी क्योंकि मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। देखिए ना माँ, आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म करती है। ऐसा कहकर सिमरन बहुत रोती है। तभी उसके स्टोर रूम में बहुत सुंदर एक परी आती है और वह परी सिमरन से कहती है, सिमरन, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये सुंदर जादुई लहंगा दिया है। इसे पहनकर तुम राजमहल जाओगी। सच में परी, तुम्हें मेरी माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरी माँ कितनी अच्छी है। परी, आपको पता है पूरे संसार में माँ से अच्छा कोई नहीं होता। परी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद लेकर आई हैं इस जादुई लहंगे के रूप में। अब मैं इस जादुई लहंगे को पहनकर राजमहल में जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन को जादुई लहंगा देकर परी गायब हो जाती है और जैसे ही सिमरन वह जादुई लहंगा पहनती है तो सिमरन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। उसके जितने भी जख्म होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और अब वह दिन भी आ ही जाता है जिस दिन गांव की सभी लड़कियों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर राजमहल की पार्टी में जाना था। गांव की सभी लड़कियां और जूही बहुत अच्छे से तैयार होकर राजमहल चली जाती हैं और कुछ समय बाद सिमरन भी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती है। सिमरन बिल्कुल भी किसी के पहचानने में नहीं आ रही थी। तभी सिमरन को देखकर जूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये सुंदर लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने कभी अपने गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। तो फिर ये कौन है? अरे बेटा, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये किसी राजघराने की लड़की दिखती है। जरूर रानी या राजकुमार से मिलने आई होगी। तुम चिंता मत करो, राजकुमार से तो शादी तुम्हारी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन बहुत खुश थी। वह राजमहल में बहुत एंजॉय करती है। कुछ समय बाद राजकुमार और रानी भी आ जाते हैं। राजकुमार की नज़र जैसे ही सिमरन पर जाती है वह पहली नज़र में सिमरन को पसंद करने लगे थे। राजकुमार राजमहल में उपस्थित सभी लड़कियों को छोड़कर सिमरन के पास जाते हैं और उससे डांस के लिए पूछते हैं। सिमरन राजकुमार के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों डांस करते हैं। रानी समझ जाती है कि राजकुमार को सिमरन पसंद है, इसलिए कुछ समय बाद रानी एक अनाउंसमेंट करती हैं।
हमने इस पार्टी का आयोजन जिस मकसद के लिए किया था वह हमारा पूरा हो चुका है। हमारे बेटे राजकुमार के लिए हमें लड़की मिल चुकी है। हम अपने बेटे राजकुमार की शादी सिमरन से कराना चाहते हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर सिमरन खुश हो जाती है कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी। उसकी माँ ने जो बचपन में कहा था वह बात पूरी हो गई। कामनी और जूही को भी पता चल जाता है कि सुंदर दिखने वाली लड़की कोई राजघराने की बेटी नहीं थी, ये तो सिमरन है जिसे उन्होंने नौकरानी बना के रखा था। दोनों माँ बेटी हाथ मलती रह जाती हैं। उन्होंने क्या क्या सोचा था, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उन्हीं के सामने बहुत धूमधाम से सिमरन की शादी राजकुमार से हो जाती है। आज सिमरन बहुत खुश थी कि वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जुल्म और अत्याचार से बाहर निकल आई, सिर्फ जादुई लहंगे की मदद से।